ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से देखो एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़िया टॉपिक रहेगा, एकदम अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। इसलिए मैं एक बात फिर से करा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो कल हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली घूमते रहेंगे और आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे, वापस आते रहेंगे, टकराते रहेंगे, वापस आते रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां किसी से टकराया, इधर चला गया, यहां किसी से टकराया, इधर पहुंच गया या इधर पहुंच गया, कहीं भी रैंडमली इधर पहुंच गया, ए से चला और कहां पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, और इसकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी अगर ये मेटल के वायर के अंदर इसी तरह से रहेगा, यहीं पे रहेगा। ना तो मेटल वायर से इधर जा सकता है, ना मेटल वायर से इधर आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल वायर के अंदर मूव कर रहा है। अब क्या करा गया, इस मेटल की वायर को बैटरी से कनेक्ट करा या इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर जाने की बजाय उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, सपोज करो यहां चला गया, फोर्स लगने लगा, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ तो लगेगा, अब ये यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां आ गया, यहां से यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इस ब्लैक लाइन के शो कर रहे हैं, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जा रहा है, यहां पहुंच जा रहा है। तो इतना पार्ट, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इतना हिस्सा खिसक गया। अब जब ये इतना ड्रिफ्ट हुआ तो कोई स्पीड आई होगी, कोई वेलोसिटी आई होगी, इस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, मान लिया कि भैया कोई इलेक्ट्रॉन है या मेटल की वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो आपस में, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पहले इलेक्ट्रॉन की u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की u2। तो मान लिया कि भैया इलेक्ट्रॉन्स थे, उनकी वेलोसिटी थी u1, u2, u3, तीन वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो ये टोटल एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ गई। एवरेज वेलोसिटी बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो भैया पहला इलेक्ट्रॉन u1 वेलोसिटी चल रहा है, दूसरा u2 से चल रहा है, तीसरा u3 से चल रहा है, या एक ही इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट वेलोसिटी हो रही है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब वो है तो मेटल की वायर के अंदर, कहीं इधर उधर तो जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये रहेगी कितनी, जीरो। कितनी रहेगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहीं पर मूव कर रहा है, हम कमरे के अंदर घूमते रहे, इधर उधर ना जाए, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को या इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो इस पर एक फोर्स लगने लगा, इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर क्या लगा, ये फोर्स लगा। अच्छा, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था, फोर्स का फॉर्मूला एक होता था Q इंटू ई। क्या होता था फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू ई, Q इंटू ई। अब एक चीज समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब जब
इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो फोर्स लगने के साथ ही इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ गया? एक एक्सेलरेशन। कि भैया इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना शुरू हुआ और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा था तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन आया। इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सेलरेशन आना शुरू हुआ, एक्सेलरेशन आया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना बना? F अपॉन में m। कितना एक्सेलरेशन बना? F अपॉन में m। और F था कितना? F था माइनस ई कैपिटल ई। तुम कहोगे सर F कैसे हो गया माइनस ई कैपिटल ई? देखो F था माइनस के क्यू ई और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई और कैपिटल ई, स्मॉल ई एंड कैपिटल ई। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को एक्सेलरेशन बना वो इतना बना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन लग गया तो भैया इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी। अब मान लो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी v1 हो गई, तो न्यू वेलोसिटी निकाल दी हमने इलेक्ट्रॉन की। कितनी कितनी वेलोसिटी हो गई? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v u + at। t का मतलब टाइम, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में टाइम, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराने में टाइम। टाइम को एनसीईआरटी की बुक में ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको बोल देते हैं टाउ। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी बनी? v1 = u1 a टाउ 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी बनी? u2 + a टाउ 2। तीसरे इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी बनी? u3 + a टाउ 3। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, एवरेज वेलोसिटी v पता करें, तो v1 v2 v3 vn अपॉन n, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। और अगर हम v1 की वैल्यू रखें तो u1 + a टाउ 1, पहला इलेक्ट्रॉन कितनी देर में टकरा था? u2 + a टाउ 2, u3 + a टाउ 3। ऐसे ही करते चले गए, un + a टाउ n, और n से क्या कर दिया इसको? डिवाइड। अब u1 u2 u3 ये वाले जो टर्म्स हैं इनको सबको एक साथ लिख दिया हमने, तो v = u1 u2 u3 un एक साथ लिख लिया। एक्सेलरेशन को निकाल लिया कॉमन, और एक्सेलरेशन वालों के साथ है टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n, और पूरे के साथ में आ गया अपॉन में n। तो v = इसको अलग अलग कर दिया, n को इसके साथ भी कर दिया और n को इसके साथ भी कर दिया। u1 u2 u3 un अपॉन n। यहां पर a टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n अपॉन में। अब ये इतनी क्वांटिटी u1 u2 u3 ये तो जीरो, तो हमने क्या करा? इस क्वांटिटी को जीरो लिख दिया। 0 + a टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n अपॉन n। ये एवरेज टाइम आ गया। ये क्या आ गया? एवरेज टाइम। तो अगर ये एवरेज टाइम आ गया, जैसे एवरेज वेलोसिटी को u1 u2 u3 अपॉन un को u लिख रखा था, v1 v2 v3 vn को अपॉन v लिख रखा था, तो इसी तरह से ये जो टाउ 1 है, टाउ 2 है, टाउ 3 है, टाउ n अपॉन n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाउ लिख सकते हैं। और ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है ये? रिलैक्सेशन टाइम। तो कितना बन गया? a टाउ बन गया खाली। अच्छा, एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू थी? एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लो, -e कैपिटल E अपॉन m टाउ। तो ये हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई
माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में एम टाउ, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम। क्लियर मेरी बात? वेयर टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहेंगे इसको हम? रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनों के बीच कोलिजन का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। और ये कितना होता है? लगभग इन मोस्ट ऑफ द कंडक्टर 10 टू द पावर माइनस के 14 सेकेंड। और जो वेलोसिटी निकल के आई, कुछ बुक में इस वेलोसिटी को भी डी से डिनोट करते हैं। डी बहुत छोटा सा लिखना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी से डिनोट कर देंगे माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। इतनी इलेक्ट्रॉनों के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से चलना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से क्या हो गए? चलना शुरू हो गए। तो जितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जितनी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे उस वेलोसिटी को हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसको इलेक्ट्रॉनों ने गेन कर लिया, उस वेलोसिटी को हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रही डेफिनेशन। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आ जाए, पेपर में लिखने के लिए आ जाए, तो लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction। अपोजिट क्यों लिख रखा है? क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा था। in the opposite direction of the external applied electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको जितनी वेलोसिटी मिल जाती है, जितनी स्पीड से वो चलना शुरू कर दे, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई तो करंट आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई, कल यहां तक कर लिया था। क्या आना चाहिए? करंट आना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से किसी भी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट आएगा। आज तक तुम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q upon T। तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए और वो चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है ये पता होना चाहिए। अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। नया कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि भैया अगर करंट, इलेक्ट्रॉन चल रहा है कंडक्टर के अंदर, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी दे दी, चार्ज कितना है ये नहीं दिया, तो भी हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे पता करेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में तुमको डालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशनशिप है? क्या देखना हमको? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा ये रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो ये मेटल की वायर है, एक बार फिर से समझ आ रहा ना सबको? चमक रहा कि नहीं चमक रहा? आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? पक्की बात है ना? तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, बट जैसे ही इनको एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बैटरी से कनेक्ट करा, एक तरफ लो पोटेंशियल हो गया, एक तरफ हाई पोटेंशियल हो गया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला ये इधर को भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर को भागेगा, ये फिर इस वाले को रिपेल करेगा, ये भी इधर को भागेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और इधर को चलना शुरू हो जाएंगे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे। मान लो इस वायर का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, वो ए है। ए क्या हो गया इसका? एरिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें
इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर को रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो करंट कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें रिलेशनशिप देनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ये मेटल की वायर है भाई, इस मेटल की वायर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या मानेंगे कि भैया लेट स्मॉल एन, क्या बोला मैंने, स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों का पैर दुखने लगा है, थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, लेटने का मन कर रहा होगा, पढ़ना है भैया, लेटना नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, लेट स्मॉल एन, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहा मैंने क्या मान लिया, पर यूनिट वॉल्यूम इतने इलेक्ट्रॉन है। लेट स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को सपोज करो ई ले लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, तो आगे लिखा हमने लेट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, लेट चार्ज, अच्छा वैसे तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने क्या ले लिया, ई ले लिया। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ थी L और इसका एरिया था A, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बने, अगर ये पता करना हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन तो पर यूनिट वॉल्यूम थे, और इस वायर का वॉल्यूम क्या निकलना चाहिए, लेंथ है इसकी L, एरिया है इसका A, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना बन गया, AN। ये चीज कहलाती है कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो हमें इस मेटल की वायर के अंदर का टोटल चार्ज पता चल गया, Q। चार्ज का क्या फॉर्मूला, Ne, कैपिटल N लेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने थे, इतने थे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था, इतना था। अब हमारे पास में इस मेटल की वायर के अंदर का टोटल चार्ज पता चल गया, क्लियर है। अब एक चीज सुनो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको यहां से शुरू करना है, यहां तक निकलना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L। अब ये भी यहां से यहां तक चलेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और मेटल के अंदर की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो तुम मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में, कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला बोलो, सोचो बचपन में टाइम का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था टाइम का, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितने टाइम में जो इलेक्ट्रॉन जो है एंटायर कंडक्टर को पास करेगा, इतने टाइम में। अब तुम कहोगे सर ये कर क्यों रहा है, क्योंकि मुझे निकालना था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैंने क्या करा, चार्ज पता कर लिया कितना है कंडक्टर के अंदर, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाने में टाइम पता कर लिया, ये पता करा चार्ज कितना उस कंडक्टर के अंदर, ये पता करा टाइम कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन को पार होने में, जो पता करा क्योंकि करंट का फॉर्मूला ये होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन P, करंट का फॉर्मूला भैया। तो I इज इक्वल टू N A L E, चार्ज था,
टाइम कितना लग रहा था, एल अपॉन में डी। ये डी बहुत छोटा सा लिखना है, खाली वी भी लिख सकते हो। तो कितना करंट हो गया, एन ए, एल से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई डी, और छोटा सा क्या लिख दिया, कितना इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। ये रिलेशनशिप होती है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब क्या होता है, एक होती है करंट डेंसिटी। कई बार पेपर में पूछ लेंगे कि भैया करंट डेंसिटी कितनी होगी, फिर करंट डेंसिटी कितनी होगी। तो अगर करंट डेंसिटी पूछ ली जाए, करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो करंट डेंसिटी को डिनोट करते थे, बोलो किससे करते थे, अगर किसी को याद हो तो। करंट डेंसिटी जे से डिनोट करते थे। जितना करंट और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट कितना निकल के आया मेरी, एन ए ई डी, एन ए ई डी, और अपॉन में तो करंट डेंसिटी क्या बन गई, एन ई डी या एन ई डी। डी जो है बहुत छोटा सा लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जो है ये डी तो केवल सिंबल दे दिया, वरना वेलोसिटी तो बीसी लिखेंगे। अब चूंकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन ई, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है भैया, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। अब पेपर में एक और नई चीज आ जाएगी, पेपर में साथ साथ एक और क्वेश्चन जोड़ देंगे। वो क्वेश्चनों का रिलेशनशिप लेकर के आओ ओम्स लॉ में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। भैया करंट तो ओम्स लॉ से मिल रहा था, वो कह रहे हैं कि भाई ओम्स लॉ बनाओ बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक नई चीज हो गई, ओम्स लॉ पढ़ा होगा तुमने, ओम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से ओम्स लॉ बनाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से ओम्स लॉ बनाओ। तो जरा समझो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें, क्या फॉर्मूला बन के आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वीडी का, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में। क्लियर है मेरी बात। अगर हम ये तो माइनस है, तो ये बता रहा भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम डायरेक्शन छोड़ दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन रही है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। कैपेसिटर में भी पढ़ रहे थे, V is equal to E into L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल की फॉर्म में कितनी हो गई, ई वी टाउ अपॉन में ml। क्या करा, E की वैल्यू रख दी V अपॉन L, E की वैल्यू रखी V अपॉन L। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, V मतलब पोटेंशियल, L मतलब लेंथ। क्लियर है मेरी बात सबको। अब करंट का क्या फॉर्मूला था, ये तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, यानी कि हमने क्या करा, अगर मुझे ओम्स लॉ बनाना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज कन्वर्ट कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। अब करंट का क्या फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू E N A B D, यही तो था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, ये रहा E V टाउ अपॉन में ml। तो क्या कर दिया, I इज इक्वल टू E N A, और यहां पर रख दिया E V टाउ अपॉन में ml। अब हमने क्या करा, ओम्स लॉ के दिमाग में लाओ। ओम्स लॉ होता था V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से फॉर्मूला बना था। तो ओम्स लॉ में फॉर्मूला बनता था कि भैया V अपॉन I कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए हमेशा। V अपॉन I क्या होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर। ये तो रहा V, ये लिखा, ये रहा I अपॉन में आ गया। बाकी ये क्वांटिटी को इंटरचेंज करो, तो ml चला गया यहां पर ऊपर,
और ई एम एक ई ले रहा, बी, अच्छा बी तो लेना नहीं है, टाउ नीचे आ गया। तो एम एल ई स्क्वायर एन टाउ किसके बराबर हो गया? बी अपॉन आई के बराबर हो गया। अगर हम ये साबित कर दें, अच्छा इसमें कहीं ए भी होना चाहिए था, ए ये है, ए भी आएगा साथ में, ये वाला ए भी आएगा साथ में। अगर हम ये साबित कर दे, देखो बी अपॉन आई ये रहा, बी अपॉन आई ये रहा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कांस्टेंट है, ये क्या है? तो बी अपॉन आई कांस्टेंट हो गया कि नहीं? जरा देखो, m इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास थोड़ी बदलेगा इलेक्ट्रॉन का, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वायर के अंदर कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। ये क्या है? तो ये तो पूरी क्वांटिटी है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन रही है। और इस कांस्टेंट को अगर हम इस कांस्टेंट को, कौन से वाले कांस्टेंट को? ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए को कांस्टेंट r ले लें, तो हमारे पास में r इज इक्वल टू बी अपॉन आई ओम्स लॉ बन गया कि नहीं बन गया? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में या टाउ की फॉर्म में जो रिलैक्सेशन टाइम होती है, जो रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में अगर हम r देखें, तो रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बन गया ml ई स्क्वायर टाउ अपॉन में a। तो अब ये इतने सारे फॉर्मूले बन गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, जिन पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल। क्लियर है? तो नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे, इनको बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे।